नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल HRS पर। सभी को राधे राधे, प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि है वर्ग 10वीं के किस क्लास की, क्लास 10th का इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है ना, दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, यही चल रहा है। हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया था कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है, इसका अंतर क्या है, और फिर समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कार्ल मार्क्स कौन थे, इन सारी तमाम बातों को हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बता दिया था। अगर आप हमारे वीडियो नंबर 1 नहीं देखें तो पहले जाकर वीडियो नंबर 1 देख लें। ये आपका चल रहा है वीडियो नंबर 2 जो कि है इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। वर्ग 10वीं के इतिहास के दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये लगभग खत्म होने वाली है। ये आपका दूसरा वीडियो चल रहा है, हो सकता है एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये दूसरा लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण। एकदम बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और देखते रहिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या क्या थे, आखिर किस कारण से बोल्शेविक क्रांति हुए थे। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। तो चलिए कारण को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो जो सबसे पहले बात आती है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण। पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। क्या ये पहला पंक्ति में जो लिखा है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, इस पंक्ति का कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। धीरे धीरे करके हम सबको समझेंगे। उसके बाद अभी फिलहाल खूनी रविवार और इसको प्रथम विश्व युद्ध दोनों को मिटा रहे हैं, इसके बाद ये भी चलेगा। तो बेहतरीन ढंग से समझिए। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रूस है। मान लीजिए ये आपका रूस है। क्या है भैया जी, रूस है। इस रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का। तो जार निकोलस जो था ना, जार निकोलस द्वितीय, ये दैविक शक्तियों पर बहुत विश्वास करता था। दैविक शक्तियों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और किसी भी कार्य पर विश्वास नहीं करता था। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए खेत में बाढ़ आ गया, तो भाई खेत में या फिर पूरा गांव में बाढ़ आ गया है तो आप बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने का कार्य नहीं करिएगा। नहीं, इसका कहना था नहीं, हे देवा बचाइए बचाइए। ये जार निकोलस का कहने का अर्थ था कि जिस तरह बाढ़ आया है, हमारे भगवान की कृपा से ये बाढ़ भी समाप्त हो जाएगा, बाढ़ भी चल जाएगा। यानी जार निकोलस द्वितीय जो था वो दैविक शक्ति पर ज्यादा विश्वास करता था और कार्यों पर विश्वास नहीं करता था। कोई भी कार्य को यह देवताओं के ऊपर छोड़ देता था। इसे एक उदाहरण हुआ सुखाड़ और अथी का, बाढ़ का, लेकिन ये हर कार्य को देवी देवताओं के ऊपर छोड़ देता था। इसका कहना था हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे हमारे भगवान करेंगे। आप बताइए कि आप खाना नहीं खाइएगा, सोचिएगा कि भगवान आकर हमारा मुंह में से खिला दे, तू तो जमाना तो है नहीं जो कि भगवान आएंगे और आपको इसे खिला देंगे। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन नहीं, जार निकोलस का कहना था नहीं, जो करेंगे उसको भगवान करेंगे, हमको कुछ करने नहीं है। यही कारण है कि इसको कहा गया जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। मतलब ये शासन करने के लायक नहीं था। राजा का काम होता है कि प्रजा की भलाई करना, लेकिन इसका कहना था नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करने को होगा भगवान करेंगे, जाने मेरा प्रभु मालिक। तो ये इसकी अयोग्य शासन थी। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। दयनीय कहने का मतलब है बहुत ही खराब। कृषकों की दयनीय स्थिति, इसका कहने का मतलब है कृषक मतलब हुआ किसान और दयनीय मतलब हुआ बहुत ही खराब। स्थिति मतलब तो जानिए रहे। तो किसान की कैसे दयनीय स्थिति हुई, क्या वहां बात थी किसान की, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो देखिए किसान को किया था जार निकोलस द्वितीय कि सभी किसान को छोटा छोटा खेत खेती करने के लिए दे दिया था। मतलब कि कृषक को यानी किसान को बहुत ही छोटा छोटा जमीन दे दिया था, क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। उसके बाद किसानों को ना तो अच्छी बीज दी जा रही थी, ना ही सिंचाई की व्यवस्था थी, ना ही उनके पास पूंजी थी, जिसके कारण अच्छे फसल नहीं हो पाते थे। अच्छे फसल नहीं होने के बावजूद भी उनसे अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जाता था। कर कहने का मतलब क्या जानते हैं? कि खेती कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ टैक्स दीजिए राजा को, तो वही अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जाता था, जिसके कारण सभी किसान भाई का, किसका? किसान भाई का बहुत ही स्थिति खराब हो गया था। बहुत ही स्थिति खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था कि बेचारों को खाने के लिए 2 वक्त के लिए सोचना पड़ रहा था। भूखे मरने की नौबत आ गई थी इन किसानों की, लेकिन जार इनकी बात को सुन नहीं रहा था। ये जो राजा जो था ना, इनकी बात को सुन नहीं रहा था। यह भी एक कारण है जिसके कारण कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो चलिए अब तीसरा बात करते हैं, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसका कहने का मतलब तो आप समझ ही रहेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो कल कारखाने इत्यादि सभी जगहों कार्य करते हैं, जिन्हें मजदूर कहा जाता है अभी समय, वही मजदूर की यहाँ बात है। उनकी भी दैनिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। क्या हुआ था रूस में? इन मजदूर भाइयों से, किससे? मजदूर भाइयों से, मजदूर भाइयों से, इन मजदूर भाइयों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवाया जाता था। इन मजदूर भाइयों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवाया जाता था, लेकिन इसके बदले जो उचित मजदूरी होती है वो इसको नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब है कि 24 घंटा में 12 से 13 घंटा इसको कार्य करवा लिया जाता था। 12 से 13 घंटा कार्य करवा लिया जाता था, लेकिन 13 घंटा जो काम किया तो उसका तो पैसा निकलेगा ना। तो इसका जो उचित मूल्य है, यानी इसका जो वेतन है, ना देता था। तनी मनी पैसा दे के इसको कह दिया चल इतने में काम हो तो निकल निकल निकल। बेचारा इन लोग का भी बड़ी दयनीय स्थिति खराब हो गया। इन लोग को भी, यानी मजदूर लोग को भी खाने के लिए 2 वक्त की खाने के लिए सोचना पड़ रहा था। इनके साथ भी वही हाल था जो कि किसान के साथ था। इनके साथ भी वही मरने, यानी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। किसी से भी, साधारण सी बात है कि किसी से आप पूरा भरदम कार्य करवा लीजिए, उसके बदले में जो उसका उचित मजदूरी होता है उसको ना दीजिए, लेकिन ना दीजिए तो क्या होगा? बेचारा परेशान होगा, उसकी दयनीय स्थिति खराब ही होगी, और क्या हो सकता है। और ये लोग जो थे ना, और ये लोग मजदूर लोग को ये अधिकार नहीं था कि वो क्या करे? आंदोलन करे। मजदूर लोग को ये अधिकार नहीं था कि वो विरोध करे, राजा के प्रति विरोध करे। यह भी एक कारण थी कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण भी 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से समझिए मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में। क्या था कि रूस में मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया जाता था। अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया जाता था, लेकिन उसे इस कार्य के बदले में अच्छे मात्रा में उससे लेकिन इन मजदूरों के, उनके कार्य के बदले में उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण इन मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इन लोगों को 2 वक्त के लिए खाने के लिए ना सोचना पड़ता था। इन लोगों को मरने का नौबत आ गया। ऐसी स्थिति हो गई थी, कहां? रूस में हो गई थी। ऐसी स्थिति रूस में हो गई थी। ये मजदूर लोगों को, इन मजदूर भाइयों को इतना भी अधिकार नहीं था कि इनके प्रति हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आंदोलन करे, ये राजा के प्रति कुछ बोले। इनको ये कोई अधिकार नहीं था ये सब करने का। इसलिए बेचारा की दयनीय स्थिति हो गई थी, जिसके कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यहाँ तक 3 तक आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उसके बाद समझिए चौथा है औद्योगिकरण की समस्या। किसकी समस्या? औद्योगिकरण की समस्या। इसको समझिए जरा ध्यान से, क्या बात था। औद्योगिकरण की समस्या
बात करते हैं रूस की। कहाँ बात करते हैं? रूस की। रूस में विदेशी कंपनियां ज्यादा थे, विदेशी कंपनियां ज्यादा थे और देशी कंपनी बहुत ही कम थे। रूस में क्या थी कि विदेशी कंपनी बहुत ही ज्यादा थी, विदेशी कंपनी बहुत ही ज्यादा थी। क्या थी? विदेशी कंपनी बहुत ही ज्यादा थी। विदेशी कंपनी अपना लाभ कमाने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए जो मजदूर होते हैं, जो फैक्ट्री कल कारखाने में कार्य करते हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा क्या करता था? कार्य करवा लिया करता था। 12-13 घंटा एकदम लगातार बेचारों को खटा रहा है, लेकिन उन्हें भी उनकी उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। क्या कहे कि रूस में विदेशी कंपनियां ज्यादा थी और देशी कंपनियां बहुत ही कम थी। तो ये विदेशी कंपनियां अपना लाभ कमाने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए मजदूरों से, किससे? मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवाती थी, अत्यधिक मात्रा में कार्य करवाती थी। लेकिन इन बेचारों को उसके उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था, उनके उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। ये बेचारे 12-13 घंटा खर्च रहे थे, 12-13 घंटा एकदम मनमाना इसको खटा रहा है, जितना काम इसको दे दिया जाए बेचारा ही सब कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे इसकी उचित मजदूरी नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण इन मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई। कहने का मतलब है स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इनके साथ भी वही परिणाम आ गया, इनके साथ भी वही विचार आ गया कि इन बेचारों को भी खाने के लिए सोचना पड़ रहा था, 2 वक्त की रोटी पाने के लिए इन्हें भी क्या करना पड़ रहा था? सोचना पड़ रहा था। बेचारों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारा गुजारा कैसे होगा। ये अपने अंदर धीरे धीरे क्या हो रहे थे? जल रहे थे, लेकिन इनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में जाकर इनकी पुकार सुनी गई और जिसके कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औद्योगिकरण की समस्या समझ में आ गई। उसके बाद 5वां समझिए, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की नीति कहने का मतलब है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? ये आपका रूस है। रूस में विभिन्न जाति के लोग निवास करते थे। रूस में विभिन्न जाति के लोग निवास करते थे। सबकी भाषा अलग अलग थी। जब विभिन्न लोग यानी अलग अलग लोग निवास करेंगे तो उनकी भाषा भी क्या थी? अलग अलग थी। उनकी पहनाव, उनकी रहन सहन बिल्कुल सब बहुत भिन्न भिन्न था। लेकिन रूस की राजा जार निकोलस द्वितीय ने एक नीति लाया। क्या लाया? एक नियम लाया। उस नियम के तहत उसने कहा कि पूरे रूस को, किसको? पूरे रूस को एक जाति यानी कि एक जाति माननी होगी, एक भाषा बोलनी होगी, एक नियम कानून माननी होगी। क्या रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय ने पूरा रूस में ये नीति लागू किया? उसने कहा कि पूरे रूस के लोग, जो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं, सभी क्या करेंगे? सभी एक जाति, एक भाषा, एक नियम का पालन करेंगे। लेकिन ये बहुत ही कठिन था। वहां के लोगों को ये स्वीकार करना बहुत ही कठिन था। मान लीजिए आप ही हैं, आप अभी बोल रहे हैं हिंदी, और अचानक कोई आए ऐसा व्यक्ति और कह दे कि आप आज से उर्दू बोलिएगा, आज से आप इंग्लिश बोलिएगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, आप उर्दू और इंग्लिश बोलिएगा, तो आपको कितना खराब लगेगा, कितना परेशानी होगा। आप अभी मान रहे सनातन धर्म यानी आप हिंदू हैं, सपोज डेट मान लीजिए कि आप क्या है? हिंदू हैं। कोई आकर कह दे नहीं आप हिंदू नहीं रहिएगा, आप एकदम सिख बन जाइए, ईसाई बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए, तो आपको कितना खराब लगेगा। अपना धर्म परिवर्तन करने में आपको कितना ही खराब लगेगा, इसका तो आप सोच ही रहे हैं कि आपको कितना खराब लगेगा। वही हाल हो रहा था कहाँ? रूस के जनता के साथ। वही हाल हो रहा था रूस के जनता के साथ कि यहाँ विभिन्न लोग निवास करते थे, विभिन्न भाषा बोलते थे, विभिन्न धर्म के थे, विभिन्न जाति के थे, विभिन्न समुदाय के थे। लेकिन इन सभी लोग को रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय ने क्या कहा कि आपको एक जाति, एक भाषा, एक नियम कानून, एक धर्म अपनाना होगा, जो कि पूरे रूस के जनता के लिए असंभव था, मतलब संभव नहीं था। ये नियम माना उनके लिए संभव नहीं था। यह भी एक कारण है जिसके कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई।
यह भी एक कारण है जिसके कारण रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद होगा विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, अब इसको समझिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको पुनः बढ़िया से फ्रेश मेथड से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो 5 नंबर तक तो हो गया रूसीकरण की नीति, यानी कि एक जाति एक धर्म एक नियम को मानने को कह रहा था। अब चलते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो सबसे पहले सबको क्लियर कर देते हैं। तो छठा क्या है, छठा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ये रूस क्या हुआ था, रूस जो है ना क्रीमिया के युद्ध यानी 1853 ईस्वी में जो क्रीमिया युद्ध हुआ था फ्रांस और रूस के बीच, इसमें रूस बुरी तरह से हार गया था। ये सारे हमने आपको पहला लेसन में पढ़ा दिया है, आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिए। तो आज हम क्रीमिया युद्ध बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पहला वीडियो में बता दिए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ कारण बता रहे हैं। तो क्या हुआ था, क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 ईस्वी में जो हुई थी फ्रांस और रूस के बीच, इसमें रूस बुरी तरह से क्या हुआ था, हार गया था। दूसरा था जापान से पराजय 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ कि रूस फिर जापान से हार गया। तो बार बार विदेश से जो हार रहा था कौन, रूस हार रहा था, बार बार विदेश से हार रहा था कौन, रूस। तो ये बार बार हारने के कारण यह भी बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ी किस पर, बोल्शेविक क्रांति पर। रूस के जनता गरीब होते जा रहे थे, रूस की जनता खाने के लिए तरस रहे थे, रूस की जनता राजा से ये मांग कर रहे थे कि हमें खाना दो, भोजन दो, हमें रहने के लिए स्थान दो, सुरक्षा दो। लेकिन राजा बकलोल था, इसको कोई समझ ही नहीं आ रहा था बकलोल को। क्रीमिया युद्ध में हार गया, इससे भी क्या हुआ, प्रजा का मनोबल टूट गया, धन संपत्ति का अति हुआ, विनाश हुआ। जापान से भी हार गया 1905 में। जापान बहुत ही छोटा देश था, तो सब रूस की जनता सोच रहे थे कि जापान इतना छोटा है, उससे की हुआ, हार गया कौन, रूस। यह भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा किस पे, बोल्शेविक क्रांति पर। उसके बाद 7वां कारण है खूनी रविवार। जो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था, उसमें उसने भी जनता को पूरा भड़काया और सपोर्ट किया, और जाकर फिर बोल्शेविक की क्रांति हुई। फिर समझिए इस बात को कि खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो खूनी रविवार हुआ था, इसने भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, बोल्शेविक क्रांति में। आगे हम सब पढ़ने वाले हैं, खूनी रविवार क्या था, प्रथम विश्व युद्ध क्या है, सर्वहार वर्ग क्या है, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो खूनी रविवार की जो हुआ था, इसने भी क्या किया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में भी जो 1914 से 1918 में हो रहा था, 1914 से 1918 में जो हो रहा था, इसमें भी रूस बुरी तरह से हार जाता है, इसमें भी पराजय हो जाती है। ये सभी कारण थे जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी शुरू से अभी तक इसने जो जो कारण पढ़े थे, ये सभी कारण थे, और भी कई कारण थे जिसको अभी बताना उतना समय नहीं है, लेकिन इतना आपको समझना बहुत ही ज्यादा है। इतना परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर दे देगा। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। आइए अब इसको मिटाकर समझते हैं, खूनी रविवार क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की क्या है। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए। तो अब बात करते हैं खूनी रविवार क्या है। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसको बड़ा ही बारीकी से समझिएगा, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा कि खूनी रविवार क्या है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी, कब, 9 जनवरी 1905 ईस्वी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या था कि रूस की जनता ने रोटी दो का नारा लगाते हुए, किसका नारा लगाते हुए, रोटी दो यानी मुझे खाना दो का नारा लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ रहा था। फिर से समझिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर रूस की जनता रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। रूस ने जैसा ही देखा कि
जनता सभी आ रही हमारे महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए इसने क्या किया, अपनी शाही सेना को आदेश दिया कि जाओ, जो भी लोग यहाँ दिख रहा है सबको एकदम AK-47 जो है सबसे उड़ा दो। रूस के राजा यानी जार निकोलस द्वितीय ने यह आदेश दे दिया, अपने शाही सेना को यह आदेश दिया कि जाओ, सभी निहत्थे लोगों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाओ। रूस के राजा के आदेश का पालन करने के लिए इसकी जो सेना थी, जो पुलिस थी, इसने क्या किया, रूस के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। एकदम गोलियां ऐसे करके चला दिया। बेचारे न जाने कितने आदमी उस दिन मर गए, बहुत सारे आदमी मर गए, लहूलुहान हो गए। वो दिन बहुत ही भयानक रहा होगा। सोचिए, आप जरा सोचिए कि आप गरीब हैं, और खाना के लिए रोटी दो का नारा लगाते हुए किसी के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, अपने नरेंद्र मोदी के पास जाइए, और वो क्या करें कि अपने सारे सेना को ये आदेश दें कि जो जो आंदोलन कर रहा है सब पर गोलियां चलवा दो। सोचिए कितने लोग मरेंगे, और उस दिन क्या क्या कैसी भयानक दृश्य हुई होगी, उस दिन कैसी भयानक दृश्य हुई होगी, जरा इसका सोचिए। तो वही जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। बेचारे न जाने कितने लोग मारे गए, और वहां पर खून की धारा बहने लगी। और जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन पड़ता था रविवार। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन पड़ता था रविवार, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया था, अपने शाही सेना को आदेश देकर सारे निहत्थे लोगों पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पर क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहां पर खून की धाराएं बह रही थी, नदियां बह रही थी उस दिन। और जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह भी एक कारण थी जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो कि पहले ही बता दिए थे। अभी समझाए खूनी रविवार क्या है। आप समझिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच जो हुई थी। जानिए कि कैसे रूस की पराजय हुई और इसने क्या भूमिका निभाई, तो फिर बोल्शेविक की क्रांति हुई। आइए समझते हैं बारीक से। तो क्या हुआ था, सन 1914 से 1918 ईस्वी में विश्व युद्ध चल रहा था। आप लोग ही बोलिए, सन 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें रूस भी शामिल था। ये रूस जो था ना, उसमें क्या था, शामिल था। इस सभी लोगों को विदेशी मामलों में उलझा कर रखना चाहता था। इसका कहने का मतलब यह है कि जो रूस का जो राजा जार निकोलस द्वितीय था, यह भी युद्ध में तो शामिल था, लेकिन यह अपने सेना को ना ही अच्छी वेतन दे रहा था, ना ही भोजन दे रहा था, ना ही हथियार दिया था, और ना ही वेतन दे रहा था। अब कमजोर लोग कितना लड़ेगा, आप किसी को खाना नहीं दीजिएगा, ये भूखे लड़ो, एकदम बॉर्डर पर जाकर लड़ो, तो बेचारा कितना लड़ेगा वो। अब वो तो अपने भूख के कारण परेशान है, एक दिन लड़ेगा, 2 दिन लड़ेगा, 3 दिन लड़ेगा, धीरे धीरे तो वो कमजोर होते जा रहा है और नहीं लड़ पाएगा। और उसकी राजा ने क्या किया था, जार निकोलस ने क्या किया, इन तमाम सैनिकों को ना तो भोजन दे रहा था, ना ही वेतन दे रहा था। ऐसी लड़वा रहा था सबको, भोजन भी नहीं दे रहा था, वेतन भी नहीं दे रहा था। यहां तक बेचारा लड़े तो लड़े कैसे, इसके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे, एकदम टूटल जैसन हुआ। इसको देख के जाओ लड़ो, ये बेचारा जा रहा धड़ाक, अभी जाल नहीं ऐसे करवे किया, ताली इसको ठोक दिए, बेचारा ऐसे गिरले मर गया वहीं पे। क्या हो रहा था, रूस की जो सैनिक थी धीरे धीरे मर रही थी, धीरे धीरे पराजय हो रही थी। तो रूस चाह रहा था कि जो हमारी हार हो रही है, जनता सबको बहलाने के लिए इस सभी बातों को क्या करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। वही कहा गया कि विदेशी मामलों को उलझा कर रखना चाहता था। यानी जो हार हो रही थी रूस की, वह हार जनता के सामने राजा जो था क्या कर रहा था, छिपा रहा था। उसके बाद उसने अपने सेना को ना ही अच्छी भोजन दी थी, ना ही हथियार दिया था, ना ही वेतन दिया था।
जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो रही थी। जब इतना हार होने लगा तब क्या हुआ कि रूस का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, वह खुद युद्ध में उतर गया और जो राज की जो सत्ता होती है अपनी पत्नी जरीना के हाथ में। किसके हाथ में? जरीना के हाथ में। रूस की जो सत्ता थी यानी जार निकोलस द्वितीय जो संभाला था वह खुद भी शामिल हो गया किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। और जो अपने सत्ता थी, जो शासन था, वो अपनी पत्नी जरीना के हाथ में दे दिया। जरीना के हाथ में दे दी जाती तो थी महिला, उसकी पत्नी। इसकी बुद्धि तो जानवे करते हैं कितना होता है, महिलाओं के पास बुद्धि बहुत होता है। बस ये धीरे धीरे अपना दिमाग लड़ाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। और जैसे जैसे ये अपना दिमाग लगा रही थी, यह कारण भी था कि बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। आज की क्लास बस यहीं तक, और आगे हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ताकि हमारा भी दिल ये माने, हमारा भी मन माने कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे भारत की जनता हमारे साथ है, हमारे बिहार के लोग हमारे साथ हैं। पूरा एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अंत में हम आपको प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, फिर ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमें सहायता करिए। चलिए धन्यवाद, हम आपको पुनः मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। राधे राधे।